Okay, so now pay attention. Continuing with where we left, we derived a formula for relation between refractive index of the prism mu and the angle of deviation delta m given by sine of a plus del m by 2 the whole upon sine of a by 2, where a is the angle of prism and del m is the angle of deviation. ठीक है, तो अब बात करने वाली बात ये है कि when these two angles are very small, for small angles, very small का मतलब relatively छोटी values है, anything less than 45 and near to 45 is a small value for sine. ठीक है, तो for small angles of a and del m इसमें वेरिएशन क्या आता है, देखो sin of a plus del m by 2 can be approximated equals a plus del m by 2, है कि नहीं? क्या बोलते हैं फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा इक्वल्स थीटा, डायरेक्टली यही बोलते हैं, ये पता है मैथ्स में आपको थोड़ा आइडिया होगा. तो फॉर स्मॉल एंगल्स ऑफ थीटा sin थीटा इक्वल्स थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा. तो सिमिलरली sin of a by 2 can also be equals to a by 2. यही वाली वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे. तो म्यू कहाँ से कहाँ जा रहा था, लाइट एयर से ग्लास जा रहा था, इक्वल्स कितना हो जाएगा a प्लस डेल m बाई 2 द होल अपॉन a बाई 2. ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, इधर ये तो ऊपर चला जाएगा तो बचेगा क्या a इंटू म्यू ऑफ ए जी इक्वल्स कितना हो जाएगा a प्लस डेल m अपॉन 4, a प्लस डेल m अपॉन 4 नहीं, ये 2 कट जाएगा ना, a प्लस डेल m ऐसे बचेगा, है करेक्ट नॉट. अब a वाले को एक तरफ ले आओ, डेल m इक्वल्स कितना आ जाएगा, डेल m इक्वल्स ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, a कॉमन तो कितना बचेगा म्यू ऑफ ए जी माइनस 1. एक ये फॉर्मूला भी याद करने वाला है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, मतलब जब थीटा की वैल्यू छोटी होती है तो हम वो वाला फॉर्मूला ना लगा करके डायरेक्ट, देखो ये एक तरह से इसी फॉर्मूला से डिराइव्ड है. ठीक है, बट ये भी एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर्मूला है, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली ये यूज हो जाता है. डेल m इक्वल्स a इनटू म्यू माइनस 1. म्यू मतलब जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल का है उसको म्यू माइनस 1 करके a से मल्टीप्लाई कर दो, डेल m आ जाएगा. ठीक है, डेल m क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन. यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर डिस्पर्शन. एंगुलर डिस्पर्शन, हमको डिस्पर्शन बेसिकली पता है कि क्या होता है, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट from by a prism into its 7 component colors, and it is happening only because the component colors of light are getting deviated after entering a prism by different values. अलग अलग वैल्यू से वो लोग डिविएट होते हैं. भाई वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डिविएट होता है, रेड लाइट सबसे कम होता है, सीक्वेंस में ऐसे करके सबका डिविएशन अलग होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्शन बोलने का मतलब उनके एंगल में जो डिविएशन का एंगल है उसमें डिफरेंस है, इसीलिए उसको एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं. ठीक है, ना कि सिंपली डिस्पर्शन. So first of all, write down the definition for dispersion. Recall definition. The phenomenon of splitting of white light. जल्दी लिखो. The phenomenon of splitting of white light into constituent colors. Into constituent colors. Constituent colors. On passing through a prism is called. On passing through a prism is called dispersion of light, is called dispersion of light, and the band of colors so obtained, the band of colors so obtained, OBTAIND, is called the visible spectrum, is called the visible spectrum. So now अब एंगुलर डिस्पर्शन किसको बोलते हैं, सपोज वी सेलेक्ट टू कलर्स, टू एक्सट्रीम कलर्स को सेलेक्ट किया, रेड और वायलेट. भाई तुम बीच के कोई भी कलर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो, उन दोनों के बीच का डेल m का वैल्यू का डिफरेंस जो होगा
उसको एंगुलर डिस्पर्शन बोलेंगे बिटवीन दोस टू कलर्स। तो वही स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन पे लिख लेना, व्हेन द प्रिज्म इज सेट इन, व्हेन द प्रिज्म इन सेट इज सेट इन, व्हेन द प्रिज्म इज सेट इन, SET सेट इन, पोजीशन ऑफ del m, क्या होता है del m? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। When the prism is set in position of del m, angle of minimum deviation, the angle between the emergent rays, the angle between the emergent rays, the emergent, EMERGENT, emergent मतलब बाहर निकलने वाले, emergent rays of any two colors, of any two colors, any two colors is called angular dispersion between those, is called angular dispersion between those two colors, angular dispersion between those two colors, ठीक है, ये मार्किंग कर लो। रेड लाइट सबसे कम डिविएट होती है, वायलेट सबसे ज्यादा, ये डेल्टा आर है, और ये जो है ये डेल्टा वी है, ठीक है, ये डेल्टा वी है बड़ा वाला, ये छोटा वाला डेल्टा आर है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन दीस टू कलर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या जा रही है, व्हाइट लाइट जा रही है। फिगर से देखो एंगुलर डिस्पर्शन हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, एज पर डेफिनेशन, एंगुलर डिस्पर्शन को सपोज थीटा से डिनोट करते हैं, है ना, सपोज थीटा से, तो थीटा इक्वल्स क्या बोला था, बड़ा माइनस छोटा, मतलब डेल वी माइनस डेल आर, यही है ना, यही है ना, डेल वी माइनस डेल आर यही है कि नहीं, ये देखो आगे इसको एक्सपेंड, ठीक है, डेल वी माइनस डेल आर इक्वल्स थीटा, यही तो बोला एंगुलर डिस्पर्शन को हम थीटा से डिनोट किए हैं। तो वहां से थीटा इक्वल्स ये डेल वी का फॉर्मूला था, हम लोग वहां पर डिनोट किए थे, सिंस एक फॉर्मूला था, देखो सिंस डेल एम इक्वल्स क्या था फॉर्मूला भाई, म्यू माइनस 1 इंटू ए, ऐसा था कि नहीं, पलट के देखो यही था, यहाँ पर पुट करते हैं, थीटा इक्वल्स कितना हुआ, डेल वी के जगह पर म्यू माइनस 1 इंटू ए तो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए, यहाँ पर बी के लिए, ठीक है, और माइनस किस में आएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ये लिख सकता हूँ कि नहीं मैं वहां पर, लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर दो, म्यू वी माइनस ए माइनस, ये माइनस में है ना, ब्रैकेट इधर रखते रहना, म्यू आर, अच्छा यहाँ पर भी तो ए मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस ए, फिर ये ए माइनस ए, म्यू आर इंटू ए माइनस ए, ये बच रहा है, ये खोलोगे तो ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए इक्वल्स म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये भी थीटा के लिए एक फॉर्मूला है। थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखो। Next related term which we come across is dispersive power denoted by omega. It is all applicable to the terminology related to prism. एक प्रिज्म एक लाइट को कितना ज्यादा डिविएट कर पाता है या डिस्पर्स कर पाता है, उसी का वैल्यू क्या लगता होगा, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। इसका डेफिनेशन लिखो और कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The ratio of angular dispersion between, the ratio of angular dispersion between the violet and the red emergent ray, the violet and the red emergent ray to deviation suffered by, to the deviation suffered by
मीन रे ऑफ लाइट, मीन रे ऑफ लाइट येलो को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? येलो। वो बीच वाले हिसाब से वो मत ले लेना, ग्रीन या ब्लू क्या आता है, येलो, ठीक है। येलो इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, is called dispersive power of the material of the prism। तो जो डिफरेंस इन डिविएशन प्रोड्यूस्ड जो था, सुनो इधर, जो डिफरेंस इन डिविएशन प्रोड्यूस्ड मतलब क्या था, डेल बी माइनस डेल आर की तो बात कर रहे हैं, और डेल बी माइनस डेल आर क्या था, थीटा ही था। एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन द मीन रे, मतलब डेल एम, मीन रे मतलब क्या, डेल एम, और डेल एम क्या है, डेल येलो भी लिख सकता हूं मैं, डेल वाई, ठीक है, ये लिख सकता हूं। अब इसको थोड़ा डिराइव कर लेते हैं, मतलब क्या है, थीटा बाय डेल एम की बात कर रहा है, तो डेल बी माइनस डेल आर बाई डेल एम, ये बोल सकते हैं, इसमें फार्मूला है इसका, थीटा बाय डेल एम मतलब मीन रे जो बीच में जा रही है, येलो लेते हैं उसको, ठीक है। अब सब में वही वाला वैल्यू डालो, म्यू माइनस 1 इंटू ए, है ना, यहाँ पर कितना आएगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए द होल अपॉन म्यू एम माइनस 1 इंटू ए। ये दोनों को सॉल्व किए थे तो ऊपर में क्या वैल्यू आया था, याद करो, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए बचा था, याद है, अपॉन म्यू एम माइनस 1 इंटू ए, तो ये है, काट दो, बचा क्या, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू एम माइनस 1, ये आ गया एक और फार्मूला ओमेगा के लिए इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर इंडिविजुअल कलर्स। Okay, so to start with the next topic, very major topic, very important topic, refraction through spherical surfaces, okay? Now what do you mean by spherical surface? Earlier in 10th class we studied refraction through spherical lens। एक लेंस क्या होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जो दोनों तरफ से स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है। तो एक टाइप का लेंस हमको पता है, ये जो पत्ती जैसा दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, कॉन्वेक्स लेंस, which is also called as double convex lens, क्योंकि इसके दोनों साइड सरफेस कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स नेचर के होते हैं। दूसरा होता था ये, दूसरा होता था ऐसा वाला लेंस, याद है, ये लेंस होता था कॉनकेव, या इसको हम बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस, बिकॉज बोथ द सरफेसेस आर ऑफ कॉनकेव नेचर। अब ये कॉनकेव नेचर का मतलब हमको अभी डिटेल में पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि क्यों कॉनकेव नेचर बोलते हैं। अच्छा, कॉनकेव नेचर का मतलब यहाँ पर क्या होता था, एक्चुअल में डाइवर्जिंग नेचर, ये याद है, कॉनकेव लेंस होता था डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होता था कैसा, कन्वर्जिंग लेंस, पास लाने वाला, पास लाने वाला लेंस कन्वर्जिंग, दूर ले जाने वाला लेंस, दूर बांटने वाला लेंस डाइवर्जिंग, ठीक है। तो these were refraction through spherical lenses, lenses are medium bounded by two spherical surfaces, ठीक है, at least one, but both the sides bounded। अब हम जब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, at that time the ray of light was traveling in some path and it was incident on a plane refracting surface, मतलब इंटरफेस यहाँ पर प्लेन होता था, ग्लास स्लैब, वाटर सरफेस, ठीक है, डायमंड सरफेस, एनीवेयर where the interface was straight, ऐसे सरफेस जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसका प्रोसेस हमने पूरी तरह से अभी पढ़ा। बट व्हाट विल हैपन नाउ इफ दिस इंटरफेस बिकम्स कर्व इन ए कॉन्वेक्स मैनर। इसके बाद वाला मीडियम ऐसा है, इधर पे ये मीडियम u1 है, ये मीडियम u2 है, तो इसके बाद वाला मीडियम दूसरा है, पर इंटरफेस कैसा हो गया, कर्व है। तब क्या होगा, अगर यही इंटरफेस ऐसे ना हो करके ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, What type of surface will it be called, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। तो भाई सिंपल इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख लेना वहां पर, the portion of a refracting medium, the portion of a refracting medium, refracting medium whose curved surface forms the part, whose curved surface forms the part, curved surface forms the part
forms the part of a sphere is called spherical refracting surface. बट ऑब्वियस है, तुमको पहले से ये देखो इस मीडियम का ये जो पार्ट है ये एक स्फीयर का पार्ट है कि नहीं, हम बोल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे एक बड़ा सा स्फीयर रखा हुआ है जिसका ये पार्ट है, जिसमें यहाँ पर सेंटर होगा, है कि ये बोल सकते हैं। सेम थिंग फॉर ए कॉन्वेक्स सरफेस आल्सो, फॉर ए कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी यही एप्लीकेबल ऐसे होगा। तो स्टेटमेंट का मतलब समझ आया, व्हाट इज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहला, ठीक है, क्या टाइप्स, काय के टाइप्स, काय के टाइप्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। पहला हो जाएगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। डायग्राम बनाओ, समझ में आएगा। देखो यहाँ पर इसको हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स का मतलब कर्व, देखो कहां पर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर याद कैसे रखना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर डेंस मीडियम की तरफ लाइक, ठीक है। मतलब ऑन द अदर साइड, जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है उस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं लाइक कर रहा है, किस तरफ लाइक करेगा, अदर मीडियम जिसमें जा रही है, तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो, ठीक है, समझ आया। अभी अगर मैं ये चेंज कर दूं ना, ये ऐसा, ठीक है, तो भी ये क्या कहलाएगा, देखो भले ये यहां से यहां जाए तो भी ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ही कहलाएगा। व्हाई, बिकॉज़ डेंसिटी डिफरेंस ठीक है, बट मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ लाई करना है, जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है, तब ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। वेरी सिंपल, क्लियर। दूसरा हो जाएगा कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहां लाई करे, जहां पर से रे ऑफ लाइट आ रही है। समझ आ गया, आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा सिंपल तरीका कि भाई किस टाइप का स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। If the radius of curvature, if the center of curvature lies in the medium from which light ray is coming, अभी ये दोनों केस में यहाँ से आ रही है है ना, तब मेरा ये कॉन्वेक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव, ठीक है, समझ में आया। दिस इज द कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस कंडीशन में भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बट रिमेंबर रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ लाई करेगा उस हिसाब से कॉन्वेक्स कॉनकेव डिसाइड करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न है, इसको बोलते हैं assumptions, ठीक है। तो assumptions हैं थ्योरेटिकल, इसको फटाफट लिख लो, है ना, फटाफट लिख के मैं तुमको समझा देता हूँ कि क्या क्या assumptions है, then I just you can write down the assumptions in your copy, ठीक है। अब इसमें assumptions क्या क्या है, जब भी हम इससे रिलेटेड रे डायग्राम्स बनाएंगे तो ये 4 assumptions हमारे दिमाग में हमेशा होने चाहिए। अभी तक हमने जब भी रे डायग्राम्स बनाया था लेंथ से, हमने ऑब्जेक्ट को एक हाइट का बताया, ठीक है, ए और बी, उसका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम क्या लेते थे, एच लेते थे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई भी लेंथ का नहीं होगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा जो कि कहाँ रखा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा होता है। दिस इज माय फर्स्ट assumption, ठीक है। तो फर्स्ट assumption क्या बोलता है, द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये दो डायग्राम, ये पहला assumption है। Next, the aperture of the spherical refracting surface, the aperture of the spherical refracting surface is small। aperture याद करो क्या होता है, ये
अवेलेबल पार्ट फॉर रिफ्रैक्शन, इसी को एपर्चर बोलते थे, है ना। इसको स्मॉल है, ज्यादा बड़ा नहीं, ऐसे बहुत बड़ा नहीं, ठीक है, छोटा, हमारे ये assumption है। तो क्या होगा ना, उससे ये जो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वहां पर दो पॉइंट्स को हम पास में रख सकते हैं, ठीक है। द एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल, ये सेकंड assumption है। ये assumptions को बहुत अच्छे से समझो, बार-बार डेरिवेशन में यूज होगा। The object is a first point was the object is a point object placed on the principal axis, मतलब हमेशा हम ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, और कहां रखा रहेगा वो, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखा होगा। थर्ड पॉइंट, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल and the refracted ray, the incident ray, the normal and the refracted ray, to the spherical surface all make small angles, with the principal axis, These are all the assumptions you need to understand or keep in mind while forming ray diagrams associated with spherical refracting surfaces.